बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 की ख़ुसूसी नशरियात और इसमें हमारे साथ शामिल होंगे जनूबी पंजाब के, पाकिस्तान के माया नाज जो तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इलेक्शन की जो लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है उस पर अपनी माहिराना राय देंगे। एक एक कैंडिडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्तान के जो शहर के जो हल्के हैं, 4 हल्के 148, 149, 150 और 151, ये 4 हल्के हम डिस्कस करेंगे। और आज के जो हमारे ख़ुसूसी मेहमान हैं यासिर शेख साहब, ऑल द टाइम जी ये बड़ी फेवर देते हैं हमें और बड़ी मसरूफियत, क्योंकि आजकल ये इनके अपना जिस प्लेटफॉर्म से ये वाबस्ता हैं उसमें भी बड़ी हेक्टिक असाइनमेंट्स हैं इलेक्शन के हवाले से। उसके बावजूद भी ये मेहरबानी करते हैं, हमें टाइम देते हैं। सर जी, इलेक्शन लास्ट टाइम आपने कहा था कि रूखे फीके हैं इलेक्शन जी, तो उसमें कोई अभी कोई तड़का शड़का लगा है या अभी वही रूखे फीके ही और ये रंग चल रहे हैं? खूबसूरत बात यह है कि एक तो जो 15 दिन में सूरत हाल बदली है, उसने माहौल थोड़ा सा बनाया। ओके। इलेक्शन का माहौल बनाया है। अभी जिन दौरान मैं आपके यहाँ मतलब आ रहा था अभी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो जो इंतखाबी रंग है वो सड़कों से नज़र आ रहा था। स्टीमर्स लगे हुए हैं और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। कैंपेन के ऊपर भी कुछ लोग कई झंडियाँ बल्ब नज़र आ रहे। सो दिस इज़ अ वेरी लकीली वी आर डिस्कसिंग दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बन गया, जिसका ख़तरा था कि माहौल नहीं बनेगा। अब आपके इस सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी, जो सेनेट में जो इनको जो सेनेटर साहबान हैं, इनकी जो तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहती है कि जी 3 रेजोल्यूशंस उन्होंने पास किए हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए, ये डिले किया जाए। ये ऑन देयर ओन इनकी दिमाग के खिसके हुए हैं या किसी को सिग्नल देख के मौलाना जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, हल्के ख़राब है जी, इलाके 2 सूबों में नहीं हो रहे, थ्रेट्स हैं, ये है वो है। इस तरह का कोई पार्टी उनको सिग्नल दे रही है या वो खुद ही ये इनिशिएटिव ले रही है? मोहतरम भाई, देखिए इसमें ना एक बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि वो पार्टियां जिन्होंने संजीदगी के साथ पहले डिज़ाइनिंग कर ली थी, इलेक्शन को समझ लिया था कि इलेक्शन होंगे, वो तो वेलकम कर रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए और किसी सूरत भी उसकी डिले की कोई सूरत के ऊपर बात नहीं कर रहे हो। अनफॉर्चुनेट है कि जिन्होंने ये समझा था, जिनकी तैयारी नहीं थी या जो समझ रहे थे कि इलेक्शन अगर हो गए तो उनको वो खातिर खा नताइज नहीं मिलेंगे और वो इस दौड़ में कहीं बहुत पीछे ना रह जाएं, तो वो इलेक्शन से बाइकआउट चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं कि पोस्टपोन हो जाए और इस दौरान उनको कुछ टाइम मिल जाए कि वो अपने आप को रिशेप कर दें। लेकिन ये जो पाकिस्तान की स्ट्रीम लाइन पार्टी है, थैंक्स टू अल्लाह, जिसमें तमामी पॉलिटिकल जो स्ट्रीम लाइन पार्टी हैं, अगर नाम लिए बगैर मैं बताऊँ तो सभी एक पेज के ऊपर है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। और ये इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि आपकी IMF को लेके ये जितने भी आपकी डोनिंग एजेंसीज़ हैं या आपका जो इस वक्त टेक ऑफ करती हुई मईशत है, उसका तकाजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम हो, जिस निज़ाम के ऊपर जो वर्ल्ड डिमांड भी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए और वो उसके पास मैंडेट भी हो कि वो आगे के डिसीजन ले सके। नो डाउट केयर टेकर सेटअप ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत से मामलात को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चलाया, लेकिन कानून साजी के मामले के अंदर वो बेख्तियार है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में किसी को नताइज अच्छे लगें ना लगें, पाकिस्तान को इलेक्शन की सूरत हाल से ज़रूर गुजरना चाहिए। शब यहाँ मुल्तान के हल्के सर, हमारे पास यहाँ पे मेजर 2 पार्टीज़ थी पहले, फिर एक का एडिशन हुआ। वो एडिशन अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए वो साइड पे हो गया हुआ है। उसकी जगह रिप्लेसमेंट एक और पार्टी ने ले ली हुई है IPP की शेप में। तो अभी हम हल्का वाइज अगर हम करें तो 148 पहला हल्का है। इसमें जो तारीखी है वो 2 पहलवान आमने सामने होते हैं। इसके अंदर भुसन होता है और जो सजा गिलानी होते हैं। एक दफ़ा वो दोनों मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स वो शेप में चलते रहे। इस दफ़ा ये कंडीशन क्या है इस हल्के की? देखिए मोहतरम भाई, ये सबसे दिलचस्प हल्का है और पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर फेस ऑफ मुल्तान अगर कहें तो इसी हल्के का नाम है। वो इसलिए बना कि इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हल्के में जा रहे हैं। 2008 में आखिरी दफ़ा इस हल्के से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हुए, स्पीकर देन प्राइम मिनिस्टर का मनसब पर पहुँचे।
2008 से वो पॉलिटिकली इस हल्के से ऑफलाइन हुए और फिर वो सराउंडिंग्स के हल्कों में जाते रहे। तो 16 साल के बाद 1948 के अंदर किस्मत आजमा रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। मीनवाइल जितने भी इलेक्शन हुए उनके बेटों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छी फाइट की, लेकिन खातिर खा कामयाबी नहीं ले पाए। जितने भी अटैम्प्ट किए उन्होंने, उनमें वो नाकाम रहे। अब डायनामिक्स उस इलाके की, उस हल्के की कुछ ये है कि जो इसमें एक मेजर टूल था, मेजर प्लेयर था सिकंदर हयात, हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब, वो कुछ दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और अपनी जो अपनी सपोर्ट और अपनी तमाम तर जो उसका वो ऐलान अहमद हुसैन डेहड़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कैंडिडेट है उनके हक में उन्होंने कर दिया। उनकी कोई सीट एडजस्टमेंट ये हुई कि उनके अजीज़ शौकत हयात बोसन साहब को प्रोविंशियल का विंग उनको मिल गया, PMLN का शेयर के निशान पे वो इलेक्शन में जा रहे हैं। कोई दो राय नहीं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस दश्त के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी, बहुत उनकी मुल्तान शहर के लिए खदमात है। स्पेसिफिक मुल्तान सिटी के हल्के से मैं ये समझता था कि अगर स्पेसिफिक जो पूरे का पूरा मुल्तान शहर का हल्का अगर उधर से लड़ते तो उनका कोई मैच ही नहीं था, क्योंकि मुल्तान शहर के अंदर उनके कारनामे, उनके काम, उनकी तरक्याती सूरत हाल वो मैचलेस है। और उसको शाह महमूद कुरैशी साहब जितनी दफ़ा भी इक़्तिदार में आए, अशर अशीर भी उसका ना पहुँच सके वो सर्विसेज जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में थी। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने इस हल्के का इंतखाब क्यों किया 148 के, जिसमें 20% सिर्फ शहरी हल्का है, आपका 80% जो है रूरल एरिया। और वो रूरल एरिया है, वो हल्का है कि जहाँ से गिलानी साहब का घर 3 से 4 शिकस्तें भी खा चुका। अब इस चूँकि हाजी सिकंदर हयात बोसन एक बोसन फैमिली का एक बड़ा वोट और यहाँ का फेडरल मिनिस्टर भी रहे और लोगों के साथ मामला तरफ रवाबत के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था वो, उसका मलिक अहमद हुसैन डेहड़ के मुकाबले में जो नून लीग की कैंडिडेट है और माजी के इंतखाब में वो 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और जीते थे इलेक्शन, उनको सपोर्ट देना। और अगेन फिर मलिक अहमद हुसैन डेहड़ का जो 4 साल 3 साल PTI के साथ रब्ता और उनकी अपनी एक सियासत है, वो जिस तरीके से प्रेशराइज करके स्कीमें लेके आए अपने इलाके के अंदर, बहुत सारा काम किया उन्होंने, नो डाउट। और एक जंगजू प्लेयर साबित हुआ है वो इस हल्के के अंदर अभी तक हो रहा है। रात की भी अगर डेवलपमेंट की बात कर लें तो 16 से ज़ायद यकमुश्त जो यूनियन काउंसिल्स के नाज़मीन है, जो कि बेसिकली ग्रास रूट के जो लोग होते हैं, उन्होंने जिनको आप कहते हैं कि आप वो कैरी बाइंडर्स होते हैं वोटर के, उठा के उनको वोटिंग के पोल्स तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होती है, बेहसन तरीके से निभाते हैं। उन लोगों का अहमद हुसैन डेहड़ साहब के हक में ऐलान कर देना, सिकंदर हयात बोसन साहब का विड्रॉ करना, दस्तबरदार होना अहमद हुसैन डेहड़ के, वो पोजीशन को थोड़ा प्रोमिनेंट कर गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ाइट ही ख़त्म हो गई, फ़ाइट है, बहुत मज़े की फ़ाइट हो गई। अब इसमें जो तीसरे प्लेयर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करता बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हैं। तैमूर मलिक साहब की अगर बात कर ली जाए तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो तो ब्लाइंडली जो आप जिसको भी खड़ा कर दें, इवन की जो इस्तिलाह चलती है कि खंबे को खड़ा कर दें, वोट उन्होंने देना ही देना है। लेकिन उनकी अपनी जो ग्राउंड पर्सनल फुटिंग, जो उम्मीदवार की एक अपनी फुटिंग होती है, वो बहुत वीक है। लोगों में रब्त, खुशियाँ, गम, ये सब मैटर करती हैं जो उनके दामन में नहीं है, सरेदस्त नहीं है। तो बहरहाल मतलब गेम में है, तहरीक इंसाफ के वोट सपोर्ट के साथ वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मुझे कहेंगे ग्रेडिंग करके बता दें तो देखिए, अगेन वोट का फैसला तो लोगों ने करना, ठीक है। हम एक तालिब इल्म की हैसियत से तज्जिया कर सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल में इस वक्त जो है हल्के में वो 3रे नंबर पे सरेदस्त तैमूर, जिस वक्त आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे बड़ा कांटे का मुकाबला, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अहमद हुसैन डेहड़ के मुकाबला शदीद के। अच्छा, जैसे भी अगर हम इसको 2018 का इलेक्शन देखें ना जी, उस वक्त अहमद हुसैन डेहड़ ने जो सीट विन की थी वो 10,000 मार्जिन से की थी, लेकिन उसके मुकाबले में अब्दुल कादिर था भी। अगर हम उसी को देख लें, लेकिन अब्दुल कादिर ने भी 64,000 वोट लिए थे। और उस वक्त जब वो PTI और रूज पर थी, अल्लाह चल रहा था, उस वक्त अगर वो अब्दुल कादिर जैसा कैंडिडेट जो गिलानी साहबान के जो सपूत है उसमें से सबसे वीक कंसिडर किया जाता है पोलिटिकली, अगर हम देखें तो वो अगर सबसे वीक कैंडिडेट वहाँ से 64,000 वोट लेता है और 10,000 वोटों से हारता है, तो अभी प्लेयर तो वही है, सिर्फ
अब्दुल कादिर चेंज होके यूसुफ चला गया हुआ है, तो उसको प्रॉब्लम होगा? देखिए, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अब्दुल कादिर और लास्ट के इलेक्शन 2018 में एक प्लेयर था जिसका नाम सिकंदर हयात बोसन था। 37,000 उसका वोट था, इंडिपेंडेंट। Yeah. और वो भी उस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल थी कि तूती बोल रहा था खान साहब का, खैर आज भी बोल रहा है, उसमें कोई राय नहीं। अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने बहुत अच्छा काम वर्क किया हुआ और 63,000 वोट वो ले गए थे। ये जो 37,000 वोट है, अगर हम सिर्फ उसको प्लस कर दें उस तरफ, 37,000, देखें वो वोट था जो सिकंदर बोसन खुद लड़ रहा, रात का वोट था उसका। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे वोट दें। अभी उसने कहते मैं नहीं लड़ रहा, लेकिन आप वोट दें, इसमें फर्क है। आप सही कह रहे हैं, एग्रीड। देखिए, इसमें एक एलिमेंट नून लीग का भी ऐड हो गया कि नून लीग डेफिनेट एक जमात है। नून लीग के पिछली दफा सलमान कुरैशी ने 20,000 वोट लिए थे, वो बहुत वीक कैंडिडेट, सलमान साहब उसमें बहुत वीक कैंडिडेट थे। और आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात में जिस तरीके से आज पीटीआई ज़ेर ताब है, उस वक्त नून लीग ज़ेर ताब थे बाकायदा। जिस तरीके से अब जो है ख़ास हिदायत है कि जी आप इंसान के बच्चे बन जाएं, तो उस वक्त ख़ास डंडा उठा हुआ था उनकी नून लीग के लिए। सो मेरा अपना ख्याल है कि सिचुएशन जो है वो 2018 को सामने रख के अगर हम तज्जिया करेंगे तो शायद मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल यकसर डिफरेंट हो। बिल्कुल ठीक हो गया। हम देखिए, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जी अहमद हुसैन डियर ने 76,000 वोट लिया था। इसका अपना वोट बैंक और वो कितना होगा और पीटीआई का वोट कितना होगा। अगर हम सिकंदर बोसन वाले 37,000 में से हाफ कर ले, हम कहते हैं कि जी 17,000 18,000 सिकंदर बोसन वोट डलवा लेगा डेढ़ को। इधर से सलमान कुरैशी वाले 20,000 भी हम नून लीग के वोट डाल देते हैं उसमें। तो 74 में अगर हम ये 17,000 सिकंदर बोसन वाले 20,000, ये 37,000 अगर हम उसको अहमद हुसैन डियर की पॉकेट में ये वोट डालते हैं, तो उसके 74 में से पीटीआई के भी तो निकालेंगे ना जी वोट। आप सही कह रहे हैं। वो अगर पीटीआई के अगर हम 50,000 वोट वहाँ से निकालते हैं, 50,000 निकाल के 37,000 उसकी पॉकेट में डाल देते हैं सिकंदर बोसन के और नून लीग के, तो लूज करता है सीट। देखिए, अब इसका ना एक और हम अपनी लर्निंग एस्पेक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम हल्के में जाते हैं। ठीक है, मैं रिसेंट मैंने प्रोग्राम किया, आपने सारे माशाल्लाह किए, तो मैंने जो और ये हमारा जाहिर बात है कि एक वो होता है कि हम फ्लो में चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि सामने के उसके व्यूज़ क्या होंगे। तो वो जो डिजिट्स हमारे पास आए, नंबर्स आए, कि हमने फ़र्ज़ करें कि 70 लोगों को वो इंटरव्यू किया और उनसे फीलबदी को क्वेश्चन ये किया कि आपका वो क्या होगा। तो उसमें मुझे ये लगा कि मुकाबला है तहरीक इसका गिलानी साहब का और डेहर साहब का। बहुत से हल्कों में सिग्निफिकेंट सपोर्ट देखी है हमने डेहर साहब की। वो हल्के थे जिनका ताल्लुक पार्टी से कोई नहीं, वो कहते हैं कि हमारे काम बड़े आए। ठीक है, अब भी देखिए उसको एक प्लस पॉइंट ये है कि उसने पूरा राज किया, लोगों को डिलीवर किया। और जैसे मैंने बताया कि उसका एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, डेहर साहब का, कि वो प्रेशर रखता है। उसने पूरी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रखा, सीएम पंजाब को लेके और इमरान खान तक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेशर और प्रेशराइज करके, उसकी एक टेक्निक है, प्रेशर पॉलिटिक्स करता है। तो वो वहाँ से स्कीमें लेके पब्लिक की तरफ आया, लोगों के जाती काम भी बहुत सारे किए। सो मैं समझता हूँ कि उसको ये वाला एडवांटेज जो लोग ज़्यादा, और फिर नसियान ज़्यादा कौम है ना सर, कि बहुत पहले के किए हुए काम, 16 साल पहले किए हुए काम, या आपने 16 साल पहले ओब्लाइज किया था और रिसेंट पास में 3 साल से मुसलसल ओब्लाइजमेंट आप कर रहे थे, तो डिफरेंट है। हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे अच्छा, अगर हम इन तीन कैंडिडेट्स को, ये जो अहमद हुसैन डियर है, यूसुफ गिलानी है और बैरिस्टर तैमूर है, इनको अगर हम इनका एनालिसिस कर दिया आपने, क्योंकि हल्के का सर्वे भी किया हुआ है, उस पर भी हो गया। अगर हम लास्ट 2018 के भी हमने वोट्स को डिस्कस कर दिया, अभी करंट अगर हम इनके विंग्स देखें, तो उसकी बेस पे आप किसको एच देना चाहेंगे कि अहमद हुसैन डियर के विंग स्ट्रॉन्ग है, शौकत बोसन हो गया, इधर से शहजाद मुल्क भुट्टा हो गया। जबकि अहमद हुसैन डियर ने हमारे यहाँ प्रोग्राम में बैठ के शहजाद मुल्क भुट्टे के बारे में बड़े सख्त अल्फाज सवाल किए थे कि ये वो कब्जा माफिया है और इस पर केसेस हैं। मैंने पार्टी लेवल पे कहा है कि इसको टिकट ना दे। उसने बड़ी कोशिश की है, मैंने वो बकौल उसका कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको टिकट ना मिले। मैंने पार्टी को सारा उसके बारे में बताया। वो आपस में उनके क्लैश अपनी साइड पे,
ये 2 विंग हो गए। बैरिस्टर तैमूर के 2 विंग्स किस तरह की हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी के नीचे बेटा है जी, इधर से उसका मेदिशा है, वो भी इतना कोई प्रोमिनेंट फिगर नहीं है, फर्स्ट टाइम लाइफ में वो कर रहा है। तो एक साइड पे उसका बेटा है, दूसरा उनको डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है तीन को, जो कादिरपुर रावण का जो 40-45 हज़ार वोट इस हल्के में शामिल हो गया है और इधर से आगे कट गया है। तो इस बारे में भी आपके व्यूज़ चाहिए। देखिए मोहतशिम भाई, इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है विंग्स का ना। मेरी जो स्टडी है, जो स्टैटिक्स, मैं समझता हूँ कि जितना भी आप इररेलेवेंट हो जाए अपने विंग्स को लेके, तो जैसे शहजाद मकबूल भुट्टो साहब के आपने वो रिफ्ट का जिक्र किया, आल दो के वो दोनों के वसी मफाद दादा की बुनियाद के ऊपर दोनों आपस में अच्छा वर्क कर रहे हैं, अपना लाई कर लिए। एक तो सियासत के सीने में कहते हैं दिल नहीं होता, और फिर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जमशेद दस्ती ने क्या क्या फरमान जारी किए हुए थे, अब वो आग का तारा बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सो इसलिए वक्त के साथ साथ चीज़ें वो वैसे नहीं रहती। अगर विंग्स का तज़किरा कर लें, देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक डिसएडवांटेज है कि उनका अपना बेटा नीचे है। मेरा मानना ये है कि आपकी अलाइनमेंट जो विंग्स होते हैं वो कुछ ना भी करें तो 5,000 का कुशन लेके एक एमपीए वोट की एडिशन करता है अपने एनए को। इस तरीके से अब 5 और 5 10,000 का कुशन कुछ भी ना करें, बेदिली से भी एक दूसरे को सिर्फ ऑन करते रहें कि ये हमारा निशान सिंबल एक है और हम इलेक्शन में जाएं, तो 10,000 वोट का डिफरेंस पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेट गिलानी साहब को डेंट पड़ेगा। बहुत बड़ा नाम है गिलानी साहब की, एक बड़ी प्रेस्टीज है, वकार के आदमी हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल जो उनसे थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मिस्टेक हुई है कि एक तो अपने बेटे को उन्होंने विंग में डाला, और दूसरा जो दूसरे कैंडिडेट का इंतखाब किया वो इंतहाई गैर मारूफ हो सकता है कि वो बहुत विजडम वाले आदमी हो। बिरादरी वाइज भी बहुत कम वोट है, इधर से भुट्टा फैमिली काफ़ी बड़ा इस हल्के के अंदर उनका वोट बैंक है, उधर से आप बोसन्स के वो देख लें, और इतना इम्पैक्ट है कि बोसन साहब अब खुद भी मतलब है कि हक में दस्तरबरदार हो रहे हैं नून लीग के, और मुझे लग रहा है कि शायद ये कमिटमेंट भी उनको दी गई है हम आपको सेनेटरशिप के लिए उनको ऑफ़र की गई है कि आप जो है इसमें, अब सब्जेक्ट टू द दिस ऑफर, अगर ये बात ठीक है तो डेफिनेटली सिकंदर हयात बोसन विल नॉट स्टे एट होम। तो वो भी चाहता है कि मतलब है कि लैमलाइट में आए, हर मैं डेढ़ को सीट की जितवाने में कलीदी किरदार अदा करूं, और मैं अपने भाई की भी सीट निकलवाऊं ताकि मैं जाके सुरखरू हो जाऊं और फिर मैं क्लेम करूं कि ये मुझे आपने जो कमिटमेंट्स की थी वो। अच्छा, मेरा मानना ये है कि सिर्फ देखें कि इस वक्त बैठेगा नहीं वो आराम से ना सिकंदर साहब, क्योंकि वो जब आप किसी की हिमायत का ऐलान करते हैं और फिर भी आपका कैंडिडेट हार जाए तो फिर आपके लिए बड़ा सुखी का मकाम। अच्छा, अगर तो यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे आप कहते हैं कि जी ये अली हैदर की जगह पे, जैसे आप बता रहे हैं कि ये 80% जो देहाती एरिया है, 20% शहरी एरिया है, देहाती एरिया में बरादरीज़म और बाकी जो ख़ानदान है वो बड़ा रोल प्ले। तो अगर वो किसी और बरादरी का MPA ले लेता, उनको फ़ायदा होता, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, भरपूर फ़ायदा होता। देखिए गिलानी साहब और हैदर गिलानी साहब वो तो एक ही घर हुआ ना सर। जब आप एडिशन करते हैं अपने विंग के अंदर किसी और बिरादरी का, तो वो आपका जो बड़ी बिरादरी है, जो 20-30 हज़ार वोट वाली बिरादरी है, जैसे मई बिरादरी है या जैसे बोसन बिरादरी में से कोई और ले लेते हैं, वेट उठाते हैं आप। जो सबसे बड़ा काम होता है कि वोटर्स को आपने पुल करना है, वोटर उसको पोलिंग स्टेशन तक फैसिलिटेट करना है, आपने कैंप्स लगवाने हैं, बहुत बड़ा काम। अगर बोसन बिरादरी का जो वोट है वो शौकत बोसन को जा रहा है, वो अगर फ़र्ज़ करें वो बोसन बिरादरी का वोट वहाँ पे 10,000 है, तो अगर आप बोसन बिरादरी का कैंडिडेट ले लेते हैं तो वो वोट 10 में से तो रहेगा ना जी, क्रॉस हो जाना, वो क्रॉस हो जाए, उसको वो कर्म कर गया। इसका मतलब ये हमारे तीनों इसका एनालिसिस हो गया। इसमें कोई मजहबी जमातों का कोई वहाँ पे, जैसे JUI का इंजीनियर आतिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल में पहली दफ़ा उस हल्के में जा घुसे हैं, या तहरीक लब्बैक का कोई वहाँ पे कोई ऐसा जो इन तीनों में से किसी एक को डेंट डाल सकता हो 5-10 हज़ार 15 हज़ार का पॉकेट लेके। देखिए TLP का हमें जो वाइब्स हैं, जो हम जाके ग्राउंड पे देखा कि TLP कुछ वोट लेगी, ज़रूर लेगी इन कंपेयर टू जमात इस्लामी। 4-5 हज़ार तकरीबन अप्रोक्स 5,000 4,000 के दरमियान उनका वोट रहेगा। अब उनका डेफिनेटली एक मजहबी वोट है, और वो मजहबी जो सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त 2 पार्टीज़ ज़्यादा लोग कर रहे हैं। नून लीग में थोड़ा सा मजहबी एलिमेंट एडिशन है, और दूसरा है कि PTI के अंदर मदीना की रियासत के नाम पे कुछ लोग थोड़ा सा एडिशन।
सो अगर कोई वो वाला डेंट, अगर हम डेंट वाला सेगमेंट देखें तो वो मतलब नून लीग को और उसको डेफिसिट हो सकता है पीपल्स पार्टी को, TLP का। ठीक है। अच्छा, अब भी आ जाएं जी 149 जी। ये भी अहमियत के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है। परवेज़ हाशमी इसमें से रहा हैं जी, और आमिर डोगर और शेख तारिक रशीद। जी जी। यहाँ पे अभी जो नई एंट्री आई है वो IPP की, जहांगीर तरीन की, और वो नून लीग का काफ़ी उसने बड़ा डेंट डाला है, बड़े औखे किया नून लीग को। तारिक रशीद की टिकट उसने वो खा गया है जहांगीर तरीन, और क्या रोल प्ले कर रहा है वो? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जिसे कहते हैं ना कि अपने कैरियर की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इनिंग्स खेल रहा है, वो इसलिए कि वो एक पार्टी का सरबराह है, जिस पार्टी के जो फोर्स ही कर रही है कि पॉलिटिकल रोल गवर्नमेंट के अंदर, नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर वो लेना चाहते हैं। जहांगीर तरीन साहब के लिए एक बहुत डू एंड डाई की पोजीशन बनी हुई है कि एक पार्टी का सरबराह जब अपनी सीट लूज़ करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा होता। तो ये मसल सारे पार्टी के जो वीक करने के मुतरादिफ होगा अगर जहांगीर तरीन साहब यहाँ से सेटबैक उनको लगता है। तो जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो अलायंस है वो सिर्फ IPP का जो अलायंस और PMLN का अलायंस है वो सिर्फ इसी सीट की वजह से, बाकी सब माइनस होने के लिए तैयार थे। नून लीग वाज रेडी कि भाई अगर ये ख़त्म होता तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स की शायद भरमार है, जैसे किसी दौर में पीपल्स पार्टी के PTI के पास थी, वो अब इनके पास है। अब इनके जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, राना महमूद हसन साहब का आगे जिक्र करेंगे, वो वजह छोड़ने की सिर्फ एक टिकट ना मिलना बना। इसी तरीके से दीगर हल्कों से जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग अगर छोड़ के गए हैं तो वो ये था कि उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने फिर वो किया। NE149 के अंदर जो मज़ेदारी है वो ये है कि तारिक रशीद ने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। नून लीग का एक कारकुन होकर मेरे ख्याल में उन्होंने अपना पार्टी के अंदर कद बढ़ाया कि वो उसने पार्टी को छोड़ा नहीं और उन्होंने विंग बनना गवारा किया। हालांकि वो कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, तो विंग बनना गवारा किया, जो कि उनकी अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि एक तो आपको एक्सरसाइज प्रोवेंशियल हल्के में रकम करनी पड़ती है, फिर वो प्रोवेंशियल हल्का डायनामिक्स तब्दील हुई हल्का बंदियों की वजह से, तो वो एक ऐसा हल्का ज़्यादा उनके पास आ गया था कि जहाँ उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, गए नहीं लोगों के पास। तो उन्होंने अच्छी एक इनिंग्स खेली है मेरे नज़दीक कि वो उन्होंने स्टे किया प्रोवेंशियल की उस सीट के ऊपर जो उनका अपना वोट बैंक है, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप है, ताल्लुक़ है, वास्ता, और पहले भी वहाँ लोगों के काम शाम करते रहे। तरीन साहब को एक और प्लस ये वहाँ मिलेगा कि नून लीग की कैंपेन को जो फिनांस भी, अब शायद वो हमें लग रहा है कि वो होर्डिंग बैनर्स और ये वो तरीन साहब लगा रहे हैं पैसा ना, और तरीन साहब हल्के में प्रेजेंट भी अब नज़र आ रहे हैं, हर दूसरे दिन वो यहाँ होते हैं और उन्होंने टारगेट किया हुआ, बल्कि आज तो एक यकीन दहानी भी कराई है कि मैं 149 को जीतने के बाद नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी, लोधरावाला छोड़ देंगे? लोधरावाला छोड़ देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, सवाल के जवाब में कहा कि जी मैं 149 नहीं छोड़ूंगा। और 149 चूँकि रिप्लेसमेंट है, अब शाह महमूद कुरैशी जो जो को टफ टाइम देने का जो उनका ख्वाब था वो पूरा होने की सूरत बनती है कि वो मुल्तान में आके NA की जब सियासत करते हैं और यहाँ से रुकन असम्बली बन के मुंतखब हो गए, कौमी असम्बली के फ्लोर पे बैठेंगे, तो डेफिनेटली वो उस ख्वाब की तरफ, तकमील की तरफ चले जाएंगे जो उनका ख्वाब था कि मैं शाह महमूद कुरैशी को, जो रिफ्ट चली आ रही है, जो पार्टी छोड़ने की वजह भी बनी, जो सारे मामलात और ख़राबियों की काज बनी, और PTI आज जिन मसाइल का शिकार है, तो उसकी बेस लाइन के अंदर तहरीक इंसाफ के इन दो प्लेयर्स का आपस में इख्तलाफात होना था। सो बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का तरीन साहब के साथ। लेकिन आगे चल के आपको टाकरा है आमिर डोगर साहब का। आमिर डोगर एक वाइब्रेंट खिलाड़ी है, लोगों से राब्ते वास्ते ताल्लुक़ में कोई कमी नहीं रखता, जहाँ तक बन पड़ता है लोगों की काम भी करता, और ओब्लाइजमेंट की ताज़ा गवर्नमेंट से बाहर आए हुए तो बहुत सारे लोगों को ओब्लाइज भी क्या होगा। तो और PTI का अपना एक वोटर है, वोट बैंक है, जो आप कुछ कर लें, कुछ भी कर लिया आपने, लगा लिए टेस्टर मैसेज जो कर रहे थे वो अपनी जगह पे स्टे कर रहा है। सो आमिर डोगर गेम में भी है, और इत्तफाकन जो है वो छोड़ के तो गए शुरू में, कुछ मामलात की वजह से सुन रहे थे कि वो अलग हो गए, लेकिन PTI ने फिर उनको पर ट्रस्ट अपना बिल्ड रखा है और उनको अपना ऑफिशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। सो मेरा ख्याल है कि बड़े मज़ेदार फाइट होगी। मखदूम जावेद हाशमी साहब चूँकि इररेलेवेंट हो गए,
बहुत टाइम से उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स उन्होंने कुछ ऐसा अडॉप्ट किया जो कि हमारी जो इलाकाई सियासत है उससे कोई कंपैटिबल नहीं है। ठीक है। उन्होंने वो महाज चुना जो शायद बड़ा मुश्किल महाज है और बहुत कम सियासतदान उसके ऊपर उस डगर पे चलते हैं, और शायद हमारी सोसाइटी भी उस महाज को पे जो है ना कोई ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं फील करती जो वो करते ये लाइन। अच्छा, 149 में अमित डोगर ने 50,000 के मार्जिन से लास्ट 18 की सीट जीती, मुकाबले में तारिक रशीद था। अब तारिक रशीद विड्रॉ हो गया। अगेन वही क्वेश्चन कि जी वो कुछ 70-80 हज़ार जो वोट था मुस्लिम लीग नून का, अभी इनका जब जहांगीर तरीन के साथ पैचअप हुआ है तो इसमें से कोई वोट वहाँ से कितना जहांगीर तरीन को शिफ्ट हो सकेगा नून लीग का? देखिए, इसमें ना जो मेरी राय है कि जब तक मेरी जब तक नून लीग की क़यादत मरीम नवाज शरीफ की सूरत में यहाँ जलसा आम पे स्टेज के ऊपर तरीन साहब को आके बाकायदा सेम स्टेज पे बैठ के वो एड्रेस नहीं करेंगे, सपोर्ट करनी कहते, तो वो उस वक्त तक पब्लिक उस वक्त तक कंफ्यूज रहेगी। तो अब ये कब होना है, क्या ये ऐसा डिज़ाइन हुआ है, या तरीन साहब को शायद अब टेस्टर बीच में आए हैं मैदान में, पता लगा होगा उनको कि जो वेट वो समझ रहे थे कि उनका वेट है वो वैसा वेट वो नहीं है। उनको बनाने के लिए नून लीग का भरपूर सपोर्ट चाहिए होगी और ओपन सपोर्ट चाहिए होगी। अदरवाइज मेरा अपना ख्याल है कि अमित डोगर हार्ड कंटेस्टेड है। पीटीआई क्या सारे के सारे, जैसे हमने 148 डिस्कस किया था, वहाँ पे ब्रिस्टर साहब हैं, वो क्योंकि एक फेम नहीं है, ये फेम भी है, ये 130 के करीब इसमें वोट लिए थे लास्ट में, तो ये वही पेस मेंटेन रखेगा अपनी। देखिए उसमें देखिए डायनामिक्स, मैंने आपको बताया कि 2018 के जो टफ टाइम थे जो नून लीग के पास थे, यानी कि नून लीग को प्ले नहीं करने दिया गया था, वही सेम सिचुएशन इज हैपनिंग विद द पीटीआई। इधर भी है। ठीक है। तो वो वाली तो खुला खेलने वाला मैदान तो नहीं है। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 18 में इस हल्के में नहीं था, इस हल्के में आप उन्होंने कैंडिडेट इसका पुट कर दिया हुआ है, वो कुछ डेट डालेगा। रिजवान हास साहब जो है, मलिक साहब, मेरा अपना ख्याल है कि वो इतना कोई फेम कैंडिडेट नहीं है। बहैसियत एडवोकेट उनका एक बड़ा नाम होगा, और उनकी जो पॉलिटिकल माइलेज है ना वो अभी बहुत दौड़ में पीछे, उनका हल्का भी नहीं है ये, उनका हल्का भी नहीं है। तो यहाँ मुझे लग रहा है जैसे शायद पीपल्स पार्टी ने खाना पूरी की है। अच्छा, मेरा मुर्शिद ने करामात दिखाए तो वो हो सकता है कि उनकी कोई फोको से कोई असर पड़ जाए, तो बहरहाल जो है वो कोई ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर यहाँ उतारने में पीपल्स पार्टी, वो अगर हो भी सही नहीं भी हो तो इन दोनों में कोई उसको डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो कहीं मैं हार इसलिए किया था कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, उसने मेरे वोट तोड़ लिए। वो दोनों ये जो मेजर प्लेयर हैं, जहांगीर तरीन और अमित डोगर, ये हार पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था उसकी वजह से मुझे डेंट पड़ा है और मैं हार गया हूँ। जैसे सब इम्पोर्टेंट हल्का 150, जिसमें से नून लीग को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, राना महमूद हसन की, और उसके बाद उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून ने जिस कैंडिडेट को टिकट दी है वो भी बड़ा हार में गया। जवेद अख्तर अंसारी को जो पीटीआई का एमपीए था उसको उठा के एनए पे दे दिया है, और आमिर सईद का लास्ट इलेक्शन में भी अच्छा खासा वो मतलब 60-70,000 मेरे ख्याल में या 80,000 उसने वोट लिया था मुस्लिम लीग नून की टिकट पे। उसको उन्होंने विड्रॉ करके तो वो पीटीआई से लिया हुआ जो कैंडिडेट उसको एनए का टिकट दे दिया। देखिए इसमें ना आप सही कह रहे हैं कि राना महमूद हसन इनका पुराना प्लेयर था, पुराना खिलाड़ी था, और राना नूरुल हसन साहब अपनी के बारे 30 साल रफ़ाकत है ऑलमोस्ट राना साहब की। तो इसमें हुआ ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की मूव बन रही थी, तो अहमद हुसैन डेहड़, जावेद अख्तर अंसारी और ये वो लोग शामिल थे कि जिन्होंने इस डेंट डालने में इनका एक किरदार था, कलीदी किरदार था। और जब ये अदम एतमाद आया तो शायद फिर वो उनकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी हुई और उस वक्त प्रॉमिसिंग सिचुएशंस बन गई। राना महमूद हसन के बारे में भी ये आता है कि जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आया था सेनेट इलेक्शन में और उसके अलावा बहुत सारे मामलात के अंदर जब पार्टी के डिसीजन हो रहे थे, तो वो शायद दूसरे कैंप में थे, तो वो ब्लॉक में थे, फॉरवर्ड ब्लॉक जो नून के अगेंस्ट ही बना हुआ था।
तो मियाँ बिरादरान की खूबी है कि वो याद रखते हैं बातों। तो ये तो फ्रॉम द डे वन वेरी क्लियर था कि वो राना नूर महमूद हसन साहब को तो टिकट नहीं देंगे। तो अब वो जावेद अख्तर अंसारी साहब का जो इस हल्के से इंतखाब था वो शायद उस कमिटमेंट का नतीजा था। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जावेद अख्तर अंसारी की जो अंसारी बिरादरी का जो वोट है बड़ा इंटैक्ट वोट है। जावेद अख्तर अंसारी खुद कैंडिडेचर के अतबार से बड़ा हम्बल किस्म का आदमी, लोगों से मिल अंसारी मामलात के अंदर मतलब काफ़ी बेहतर है इन कम्पेयर टू अदर। तो ये एक वजह बन सकती है कि उसको ये वो। अब आ जाते हैं नीचे उसके विंग्स के ऊपर। सलमान शेख साहब, सलमान नईम साहब, वो भरपूर तरीके से, जाहिर बात है कि वो गिलानी अपना कुरैशी साहब को कलाबाजी दे चुका और कोई दो राय नहीं कि उसका जो पब्लिक कांटेक्ट है या उसका लोगों से रब्ता है, मिलना मिलाना है, जो उनकी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल बनाना, ये और बहुत सारे मामला, राशन ड्राइव्स वगैरह ये वो, और वो उनका डेरा भी मुसलसल चल रहा होता है लोगों के मामलात को लेकर। तो वो सलमान नईम भी बड़ा इसमें एक वाइब्रेंट उसका रोल है। इस तरीके से जब दूसरी साइड पे आप आते हैं इनके दूसरे MPA अगेन वो भी मतलब खासा वो है। तो ये अलाइनमेंट जो है ये नून लीग की काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है वहाँ। राना नूरुल हसन, राना महमूदुल हसन साहब, चूँकि ये फैमिली गुज़श्ता कई अशरे और कई दहाइयों से नून लीग के साथ वाबस्ता थी, लोगों की ज़्यादा नून लीग की, चूँकि आपको पता है कि नून लीग 2018 के इंतखाबात को छोड़ के उसके बाद से पहले जितने भी रिजल्ट उठाए जाए ओवरऑल नून लीग का शहर कहलाता था। तो बहुत सारी, ख़ास तौर पे अगर आप उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ को ले लें बाकी यहाँ के शहरी हल्के के अंदर, तो वो उनका जो सपोर्ट है वो नून लीग के साथ ज़्यादा रही है। तो जो नून लीग का जो वर्कर है वो तो उनको इन फेवर मिल ही रहा है। विंग्स बहुत अच्छे हैं नून लीग के उधर, जो MPA के कैंडिडेट्स हैं वो बड़े तकड़े जंगजू किस्म के लोग हैं। राना साहब के चूँकि सबको पता है कि टिकट ना मिलने की वजह से मतलब है कि वो हुआ कि खफगी हुई और वो इस तरफ निकल आए कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। अब उनकी रगी ज़ात का वोट जितना भी हो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कोई इम्पैक्ट डालेगा। पीपल्स पार्टी का ओवरऑल वोट मुल्तान में शहरी आबादी में बहुत कम है। तो मुकाबला और मैच जो है उसके विंग्स राना महमूद हसन के, राना साहब के विंग्स चूँकि अचानक ही बनाए गए हैं। इकबाल सिराज हैं। इकबाल सिराज अच्छा पैसे वाला आदमी और हल्के में से नहीं है। वो ख्वाहिशमंद थे कि उनका टिकट उनको वहाँ से मिल जाएगा। गफ़ार डोगर साहब अपना विंग बना लेंगे, लेकिन गफ़ार डोगर ने जो पहले उनसे वही दिन आई और उनसे वो कटऑफ किया हुआ था, वो बड़ा समझे। तो इन हालात के अंदर जो है मैच तो है, जैन कुरैशी अब बीच में है, अनफॉर्चुनेट जूता उनका एक इंतखाबी निशान उनको डीमोरलाइज कर रहा है। तो वरना अगर इंतखाबी निशान की जैसे उनकी सुना एक अपील शपील चल रही है और उसका इंतखाबी निशान अगर तब्दील होकर आ जाता है तो डेफिनेटली वो खेलने तो आएंगे मैदान को, खाली तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें अभी अपेरेंटली हमें लग रहा है कि जी वो जावेद अख्तर अंसारी जो है उसका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी राना महमूद हसन को कुछ सपोर्ट कर सकेगी? देखिए पीपल्स पार्टी का जो पर्सनल वोट बैंक है जैसे हमारी डिस्कस हुई है कि बहुत कम है, वो शहरी हल्के में बहुत कम है। तो और काफ़ी दिहाइयों से नून लीग का या मुस्लिम लीग नून का वोटर है। तो वो और माइग्रेटेड फैमिलीज़ जितनी भी हैं जो ख़ास उस हल्के के अंदर मौजूद है, तो वो सारी वो मुस्लिम लीग को इसलिए रेट करती है, उनके जहन में है कि जब माइग्रेट करके आए थे तो वो मुस्लिम लीग है कि जैसे पाकिस्तान बनाया था, हालांकि वो मुस्लिम लीग कुछ और थी, ये मुस्लिम लीग कुछ और है। अच्छा, दो क्वेश्चन इसी हल्के के हवाले से। एक क्वेश्चन ये है कि जो पीपल्स पार्टी का जितना भी वोट बैंक है वो राना महमूद हसन को वोट देने में कंफर्टेबल होगा? एक खूबसूरती जो इस इलेक्शन की है ना मोहतशम साहब, वो ये है कि जो डाई हार्ट्स वर्कर है पार्टियों के साथ वो पार्टी का लाइन खड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भुट्टो का जियाला है वो भुट्टो के नाम के ऊपर जो भी कैंडिडेट आएगा उसको वोट करेगा। अनफॉर्चुनेट है कि राना बिरादरी इंटैक्ट नहीं है। ओके।
वो हर बंदा वो मतलब है कि वो एक अम्ब्रेला के अंडर अम्ब्रेला नहीं है। हर बंदा अपनी सोच और फिक्र के एतबार से अपनी वो प्लेइंग कर रहा है। इन कंपेयर टू द अंसारी फैमिली वो अंडर वन अम्ब्रेला आ जाते हैं, और यही एक वजह है कि वो हर दौर के अंदर अपनी सीट को बड़ा सिक्योर करके निकाल जाते हैं। किसी भी फोरम पे हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनके अलाइनमेंट हो, सीटिंग आ जाता है। ये जैसे 151 अली मूसा गिलानी है, वफार डोगर है, मेहरबानो बुखारी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अली मूसा गिलानी साहब कोई दो राय नहीं, बहुत पब्लिक नर्व्स के ऊपर कुछ पहचान करने वाला वो एक खिलाड़ी है। और गिलानी साहब के बच्चों में अगर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल विजडम अगर किसी के पास है तो वो मैं समझता हूँ कि अली मूसा गिलानी। अगर आप मुझसे कहें कि जी आप इनके सियासी जानशीन का तयन कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा कि अली मूसा गिलानी इनका सियासी जानशीन बनने की पूरी पूरी अहलियत रखता। हुआ ये है कि NA 151 जो कि माजी में जो इंतखाब हुआ 2018 के अंदर, अब्दुल गफ़ार डोगर और नून के जो नून लीग के थे और बड़े बाइतमाद साथी हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने अपनी उस सीट को, जो उसकी पर्सनल सीट थी, जहाँ उनका पूरा इनपुट है, बड़ी ग्रिप है, बहुत से लोगों से रब्त रवाबित मामलात अच्छे बुरे सब तरीके से उन्होंने उस हल्के के ऊपर ग्रिप की हुई है। वो नून लीग की क़यादत के हुक्म के ऊपर उन्होंने अली मूसा गिलानी साहब को इलेक्शन लड़वाया जैसे कि लड़वाने का हक़ था। ये जो ज़िमनी हुआ है, जो ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें अली मूसा गिलानी साहब ने मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त दी और वो जीते थे। अब सवाल ये है कि उस मुँह से, कि जिस मुँह से इन्होंने कहा कि अली मूसा गिलानी को आप वोट दें, अपने लिए वोट कैसे अब उसे कहेंगे कि नहीं अब ना दें, अब मुझे दें? तो मेरा अपना मानना ये है कि ये एडवर्स सिचुएशन बन रही है वहाँ जाके कि लोग सिंपैथी का वोट ज़्यादा देना चाह रहे हैं। कि अली मूसा गिलानी ने मुख्तलिफ मकामात पे लोगों को कहा था कि मुझे सिर्फ हल्के में एक दफ़ा लड़ूंगा, अगली दफ़ा मैं नहीं हूँगा, डोगर साहब का हक़ है। तो अब वो लोग कहते हैं कि जी जनाब, जब आपकी कमिटमेंट थी उनके साथ तो आप कैंडिडेट कैसे आ गए इसमें दोबारा? तो लोग ज़्यादा, एक राय ये भी है कि लोग ज़्यादा जो है मतलब है कि बढ़ चढ़ के चाहते हैं कि गफ़ार डोगर ने जिसने कुर्बानी सेक्रीफाइस किया था लास्ट टाइम, अब जो है उनको उनका हक़ दिलाया जाए और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ दिलाया जाए। अब तीसरी जो कैंडिडेट है मेहरबानो कुरैशी साहबा, वो अपने वाले साहब के पॉलिटिकल केसेस के अंदर इतना उन्हें इंगेज वो हैं कि अभी तक हल्के में नहीं आई। सेम हैपनिंग विद द जैन कुरैशी कि वो NA 150 के अंदर अभी तक वो कहीं न रब्त में है न राब्ते में है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि आपका जो भी मंशूर हो, जो भी हो, आपको एक दफ़ा नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ना है तो उसको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। तो जाएगा लोगों के पास, बात करेगा तो देन लोग एड्रेस होंगे और उसकी तरफ तवज्जो देंगे। जब आप हल्के में नहीं होंगे तो एक आम साइकी, आम माइंडसेट है, वो ये कहता है कि यार जेड़ा सारे को आया ही क्या नहीं, ऊँदा क्या वोट। सो ये एक डिसएडवांटेज है इसको मेहरबानो कुरैशी साहबा को, ये तहरीक इंसाफ को सन के अंदर। अब्दुल गफ़ार डोगर बहुत स्मार्टली प्ले कर गया कि दो बहुत रीज़नेबल विंग्स वो अपने साथ उसने अटैच कर लिए, जिसका बड़ा फ़ायदा उनको। एक PTI से ले लिया उसने, एक PTI से साबिक सूबाई वज़ीर ले लिया अख्तर मलिक साहब, और दूसरा राय मनसब, और राय मनसब वो अगेन एक बड़ा मतलब पुराना खिलाड़ी। दफ़ा पीपल पार्टी में रहा है, 3 दफ़ा और नून लीग में रहा है, फिर PTI में गया है। तो वो अपना वो उसका एक अपना पॉलिटिकल वो है, वो जहाँ भी जाए उसको उसका एक पॉकेट है उसकी। अख्तर मलिक साहब भी अपनी डिसेंसी की वजह से, अपनी मामलात की वजह से वो भी एक खासा असर रसूख करते हैं। ये डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है अली मूसा गिलानी के साथ चिपक गया यहाँ कि उनके विंग्स के मामले में बहुत मतलब गिलानी हाउस ने बड़ा शायद वर्किंग प्रॉपर नहीं की, तो विंग्स बड़े मतलब है कि वो उनके उस लेवल की शायद नहीं ढूंढ पाएगी जिस लेवल पे उनके बद्दे मुकाबिल के पास है। विंग्स वाला तो मेहरबानों को भी डेंट पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर अख्तर मलिक उसका विंग था, वो निकल गया, तो वहाँ से उतनी कैपेबल वाला, उतने पोटेंशियल वाला, उतनी पॉकेट वाला आपको कैंडिडेट मिलना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए, हम मुतसम बार एक बात कर रहे हैं कि विंग्स जो है ना, आपको डेफिनेटली आपको उड़ान में मदद करते हैं, पॉलिटिकल उड़ान अच्छी करते हैं, आपको संभाला देते हैं। कहीं आपको प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, कहीं आप हल्के में आप मसरूफ़ हैं, आप नहीं पहुँच पा रहे, तो वो पहले पहुँच जाते हैं, वहाँ से निकल के आप वहाँ नहीं जा पा रहे, आप अपने नीचे विंग को भेज देते हैं, तो आप
लोगों तक अपना पैगाम ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा वाइब्रेंट अंदाज से पहुंचा सकते हैं, इन कम्पेयर टू द कि अगर आपके विंग्स ही ना हो या विंग्स हो तो इतने गैर मकबूल हो, फिर वो डेफिनेटली असरअंदाज कैंपेन को करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि NA 151 के अंदर अभी तक जो बालादस्ती है, आने वाले दिन का नहीं मुझे पता, कि बालादस्ती जो है अब्दुल गफ्फार डोगर के पास है। अच्छा, इसमें अभी गिलानी साहब खुद बड़े मसरूफ़ हो गए अपने हलके में, तो अगर तो अभी अब्दुल कादिर उधर चला गया, शिफ्ट कर दिया उसको, तो अगर अब्दुल कादिर इस हलके में लड़ता, मूसा अपने हलके में लड़ता, अली हैदर अपने हलके में लड़ता PP पे, तो गिलानी साहब इलेक्शन में इन तीनों हलकों में कंपेन करते जी। उस सिनेरियो को फिर आप कैसे देख रहे हैं? यकीनन गिलानी साहब चाहे मोतबर सियासतदान हैं, लोग उनकी बात को सुनते भी हैं, लोग ट्रस्ट भी करते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब अगर आप कंपेन्स कर रहे हो। अब आप खुद एक ऐसे हल्के में कंपेन कर रहे हैं कि जहाँ दो बड़े खिलाड़ी, जो पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, वो यकजान हो गए, वो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अली मूसा के हल्के में जाके और दो चार बड़ी बिरादरी। दूसरा ये कि ये रूरल हल्का है, पहला आउट बहुत फैला हुआ है, कई किलोमीटर के ऊपर मुहित है, आपको एक जगह से ट्रैवल करना, फिर मौसम और शदीद है। हाँ जी, दरिया के बंद वाला, जहाँ पे एजुकेशन लेवल और वो थोड़ी जो वो डिमांड करते हैं कि साहब तुसा आस होते लिख सुना, तो ये वाली सिचुएशन के अंदर जो है गिलानी साहब है मसरूफ़। बहरहाल चूँकि पुराना खिलाड़ी है, अगेन आई एम सेइंग कि वो डिसेंट आदमी। अब अली हैदर का तो एडवाइज हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर नीचे हैं, बाप वो बेटा वो एक ही हल्के में घूम रहे हैं, तो वो घूमे या वो घूमे। लेकिन अब्दुल कादिर के हल्के में और अली मूसा के हल्के में मेरा नहीं ख्याल कि जी गिलानी साहब उस तरह का कोई टाइम, कोई एक हफ्ता भी निकाल सकें, क्योंकि अभी दिन भी बड़े थोड़े रह गए हैं। तो इवन कि एक दिन भी उनके लिए निकालना, क्योंकि जी मैं एक दिन हल्के में नहीं जाऊँ और मैं उधर चला जाऊँ अली मूसा की कंपेन करूँ, वहाँ पे भी से है कि जो कोई एक दो बिरादरियाँ अगर वो गिलानी साहब के चल के आने की वजह से जी वो कमिटमेंट बड़ा काउंसलर कोई चेयरमैन बैठ के तो उसमें कर, तो वो भी नहीं हो सकता। तो अगर गिलानी साहब सेनेट में ही रहते और अपने बेटों की कंपेन करते, वो उसको आप समझ लें कि जी वो अच्छा इम्पैक्ट डालना था तीनों सीटों पे, अली हैदर की भी सीट पे भी, अली मूसा की सीट पे भी, अब्दुल कादिर की सीट पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये फॉर्मेशन तो उनके एतबार से ठीक है, आप इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि पीपल्स पार्टी का जो पब्लिक वोट है वो इन कंपेयर टू द PTI और इन कंपेयर टू द मुस्लिम लीग नहीं है। तो ये तीसरे नंबर पे फाल करता अगर उनका वोटर है अददी एतबार से, तो वो अपनी फॉर्मेशन तो ठीक रखी हुई है कि आपने अपने आप को डिस्कस करा दिया, तीर हर जगह पे आपने लगा दिया। हो सकता है कि रिस्पॉन्ड भी आ जाए, लोग कैसा बिहेव करते हैं इस हल्के के अंदर, वेदर जैसे अनइवन बिहेव कर रहा है आपके साथ, तो लोगों का सियासी वेदर अंदर से किस लेवल पे जाके चलता है। और पाकिस्तान के अंदर तो होता है कि नेक ऑफ टाइम कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है कि एकदम जो है यू टर्न आ जाते हैं लोगों की तरफ। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया। हमारी दो हल्के रह गए हैं जी, हमें नेक्स्ट वीक में फिर आपके टाइम मिलेंगे जी। और वो जो शुजाबाद का है और जलालपुर का दो हल्के रह गए मुल्तान शहर वाले, वो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। वक्त की किल्लत है जी हमारे, मतलब आपके पास नॉलेज इतना है कि हम एक एक हल्के पे एक एक प्रोग्राम करना चाहिए असूलन, तो भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ना हम एक हल्के को डिस्कस करें। 3-4 हल्के में अभी हमने ओवरव्यू दे दिया हुआ है, और पब्लिक को भी, जो अवाम है, जो व्यूअर्स है, उनके लिए भी आसानी रह जाएगी कि अगर हम एक हल्के को MNA को और MP विंग्स को डिस्कस कर, तो उसको विंग्स को डिस्कस कर लें और 3-4 कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो वही टाइम हमारे लिए हो जाता है। अभी अच्छा हो गया जी, हमारा ओवरव्यू चला गया लोगों के पास, तो हम इसको फिर नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इससे आगे क्या ट्रैवल हमने करना होगा। बिल्कुल, आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया, वेलकम। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इलेक्शन 2024 की खसूसी नशियात, और शेख जासिर साहब हमारे जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनका आपने व्यूज़ सुने। हमने 4 हल्के डिस्कस किए, 148 और 149, 150, 151। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, बहुत सिमत इनको इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।